दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। वो संत परंपरा के जाने माने संत शंकर देव के इलाके में जाना चाहते हैं, जहां उनका कार्य क्षेत्र रहा है, जहां उनको लेकर एक स्मृति चिन्ह है, उस इलाके में जाना चाहते हैं। लेकिन खबर है कि वहां की राज्य सरकार उन्हें जाने नहीं देना चाहती और कांग्रेस पार्टी के लोग इस मुद्दे को लेकर मीडिया से लेकर हर जगह हमलावर है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी वहां जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सवाल यह है कि एक तरफ राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, एक तरफ जब से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाली है, कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा दिख रही है। लेकिन इस नई ऊर्जा के बीच क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी भी हैं, वेल विशर्स ऑफ नरेंद्र मोदी भी हैं। कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को देखकर यही लगता है कि आला कमान कुछ चाह रहा है और पार्टी के आला कमान के द्वारा जिम्मेदार पदों पर बिठाए जाने वाले लोग, कई लोग, सबकी बात नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जो पार्टी को अलग अलग तरीके से और अलग अलग जगहों पर नुकसान पहुंचाने वाले काम कर रहे हैं। कई बार दिल का दर्द जुबां पर आ जाता है। पार्टी के अंदर की बातें जो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोग कहते हैं, कई बार सज्जनतावश या भूलवश, पॉलिटिकली करेक्ट हो या ना हो, लेकिन करेक्ट हो, राजनीतिक तौर पर सही हो या नहीं हो, लेकिन सही हो, इस तरह की बातें जो सीधे सज्जन लोग हैं उनकी जुबान पर भी आ जाता है। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के बड़े स्टार माने जाते हैं मीडिया के अंदर। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें कारण बताओ नोटिस भी दिया गया, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाल रहे नेताजी के ऊपर, पिता पुत्र के ऊपर एक इंटरव्यू में कुछ चीजें ऐसी बोल गए थे जो पार्टी लाइन के मुताबिक तो सही नहीं मानी जा सकती है। लेकिन अगर निष्पक्ष होकर देखने की कोशिश की जाए तो उन्होंने जो कांग्रेस के आम लोग कह रहे हैं, जो अंदर खाने कह रहे हैं, उनकी बातों पर यकीन करें तो उन प्रवक्ता महोदय ने, आलोक शर्मा नाम है उनका, उन्होंने कोई गलत बात नहीं बोली थी। खैर, सो कॉज नोटिस हुआ, मामला रफा दफा भी हो गया। जरा सोचिए, कांग्रेस पार्टी में आज के दिन जो हालात बन गए हैं, उस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? ये हालात कांग्रेस पार्टी के तब हैं जब कांग्रेस पार्टी की कमान एक दलित नेता के हाथ में है, और कांग्रेस पार्टी की कमान इसके पहले इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के हाथ में थी, उसके पहले राहुल गांधी के हाथ में थी। वो कांग्रेस पार्टी जब सीताराम केसरी की तरह का दिशाहीन नेतृत्व माना जाने वाला कांग्रेस का नेतृत्व 140 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी को दिलाता था, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी तमाम कवायदों के बावजूद 50 के आंकड़े के आसपास सिमट रही है। कारण क्या है? कई सारे कारण गिनाए जाएंगे। एक कारण यह गिनाया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी सही लोगों का चुनाव नहीं करती। आज कांग्रेस की परिस्थितियां उससे बुरी नहीं है जो परिस्थिति 1977-78 में थी। तब इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया गया, और जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाला गया, उस वक्त इंदिरा गांधी ने अपनी कांग्रेस खड़ी की, संजय गांधी की मदद से, प्रणब मुखर्जी की मदद से, नरसिम्हा राव, बूटा सिंह और भीष्म नारायण सिंह जैसों की मदद से नई कांग्रेस पार्टी खड़ी की, और वो नई कांग्रेस पार्टी 350 लोकसभा सीटें लेकर दिल्ली पहुंची। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिसे कहीं लोग पहचानते तक नहीं है, वो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के टिकट पर सांसद बनकर आया, क्योंकि दूरदर्शिता थी, इंदिरा गांधी की लीडरशिप थी, संजय गांधी का मैनेजमेंट था। और इन सब के बीच जिन लोगों को यह भी नहीं पता था कि उन्हें कहां से चुनाव लड़ना है, उन्हें उस जगह से चुनाव लड़ाया गया, और हिचकिचाते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा, जीत कर आए, संसद पहुंचे, सांसद, मंत्री, तमाम बड़े पदों तक पहुंचे। गाजियाबाद और दिल्ली के बाहर राजेश पायलट को लोग जानते नहीं थे। उन्हें अपने घर से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर राजस्थान भेज दिया गया। वो चुनाव जीते, संसद पहुंचे। पटना के आसपास के इलाके के तारिक अनवर को 300 किलोमीटर दूर कटिहार में कोई जानता नहीं था। वो कटिहार पहुंचे, जीते, सांसद बने। जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद को वासिम, महाराष्ट्र के वासिम में कोई जानता नहीं था। वो वहां गए, लड़े, चुनाव जीते, और इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को उस दौर में चलाया। लेकिन अब यही पीढ़ी, कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं है, स्मृति शेष है, और कुछ लोग अभी भी हैं, लेकिन यही पीढ़ी कांग्रेस पार्टी के अंदर कमान नहीं छोड़ना चाह रही। यही पीढ़ी जिसे इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने अपने बुरे वक्त में तैयार किया था
अब वो पीढ़ी ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। जो लोग 1980 का क्लब जिसे कांग्रेस को कहा जाता है, 1980 के लोकसभा चुनाव या उसके आसपास जीतकर दिल्ली पहुंचे या विधानसभाओं में पहुंचे, वो कांग्रेस पार्टी की कमान को छोड़ना नहीं चाहते। कई नाम आप गिनेंगे, कितने नाम गिने? उनमें गिनती होती है अशोक गहलोत की, गिनती होती है कमलनाथ की, गिनती होती है तमाम दूसरे नेताओं की, तारिक अनवर की, गुलाम नबी आजाद की। वो हालांकि पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। वो लोग कांग्रेस पार्टी की कमान अब भी अपने हाथ में रखना नहीं चाहते। जरा सोचिए, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की कमान अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में थी, और अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में जब पार्टी की कमान थी, उस वक्त युवा मोर्चा में भी जेपी नड्डा नहीं रहे होंगे, वो छात्र राजनीति में थे। आज जेपी नड्डा भाजपा के अध्यक्ष हैं, आज अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार है। 1980 में भला देश की बात तो छोड़ दीजिए, क्या अहमदाबाद शहर में भी नरेंद्र मोदी को जानने वाले लोग थे? स्वाभाविक है नहीं थे, लेकिन आज वो भाजपा के शीर्ष पर है। ये बदलाव है, पीढ़ीगत बदलाव। ये बदलाव है जिस बदलाव को इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने 1978 के दौर में महसूस किया था, और नए नए लोगों को जिनमें क्षमता थी, ऊर्जा थी, मसलन अशोक गहलोत, तब के अशोक गहलोत और आज के अशोक गहलोत की बात मैं नहीं कर रहा, उनको देकर, उनको कमान दे करके भविष्य की लीडरशिप दी गई। आज की कांग्रेस पार्टी को आप देखें, जो लोग इंदिरा गांधी की कांग्रेस में जगह पाते थे, वही लोग आज की तारीख में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस को भी चलाना चाहते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, या कौन कहे, कोई भी पार्टी नहीं चल सकती, कहीं नहीं चल सकती। दरअसल कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बात की चर्चा होती है, अंदर खाने होती है कि कांग्रेस पार्टी में फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी भरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी के वेल विशर भरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से अंदर खाने सहानुभूति रखने वाले लोग, या भारतीय जनता पार्टी से किसी न किसी रूप में, चाहे वो ईडी का डर हो, सीबीआई का डर हो, इस तरह की परिस्थितियों से डरे हुए लोग कांग्रेस पार्टी को स्टेटस को की स्थिति में, यथा स्थिति वाली स्थिति में बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यथा स्थिति की में बरकरार रखकर क्या इस देश के लोकतंत्र का भला हो रहा है? इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी मौजूदा दौर में किंग कर्तव्य विमूढ़ नजर आए, क्या इससे किसी का भला हो रहा है? लोकतंत्र का भला तो निश्चित तौर पर नहीं हो रहा, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष का जितना मजबूत होना जरूरी है, उतना ही मुख्य विपक्षी दल का भी मजबूत होना जरूरी है। आज इंडिया गठबंधन की बात होती है, तमाम कवायद होती है इंडिया गठबंधन को लेकर, ये उनसे मिले हुए हैं, वो उनसे मिले हुए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन के सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी, उसके बारे में क्या कहा जाए? एक तरफ राहुल गांधी को अडानी के खिलाफ बोलते हैं, दूसरी तरफ उनके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उनकी पार्टी के तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अडानी के साथ जाकर के राज्य के लिए समझौते करते हैं। एक तरफ लंबी लड़ाई की बात होती है, विपक्षी एकता की बात होती है, लेकिन भोपाल में जब पहली रैली प्रस्तावित थी इंडिया गठबंधन की, किसने कैंसिल किया था? कैंसिल करने कोई शरद पवार नहीं गए थे, उद्धव ठाकरे नहीं गए थे, सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल भी नहीं गए थे, नीतीश कुमार भी भोपाल की रैली कैंसिल करने नहीं गए थे। भोपाल की रैली कांग्रेस के लोगों ने कैंसिल की थी। जो गठबंधन जून में आकार ले चुका, पटना बैठक के साथ जिस गठबंधन की बुनियाद पड़ गई, आज 7 महीने को होने को आ गए, एक भी साझा रैली इस गठबंधन की नहीं हुई। कौन जिम्मेदार है? किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी थोपी जानी चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल ने मना किया था कि वो रैली नहीं होगी? क्या राहुल गांधी ने मना किया था कि वो रैली नहीं होगी? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने मना किया था कि वो रैली नहीं होगी? या नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, शरद पवार या एमके स्टालिन ने मना किया था? ममता बनर्जी या सीताराम येचुरी ने मना किया था? किसी ने नहीं किया था। मना करने का काम कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने उन लोगों ने किया था जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में नहीं है और मौजूदा लीडरशिप के कामकाज के तरीके से नाखुश है। राहुल गांधी पूर्वोत्तर की यात्रा पर निकले, पूर्वोत्तर से निकल रहे हैं, पूर्वोत्तर से मुंबई तक जाएंगे। कई लोग मीन मेख निकालने वाले आ जाएंगे कि यात्रा क्यों हो रही है, चुनाव के वक्त कैसे हो रही है। लेकिन राहुल गांधी ने जब यात्रा की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब कांग्रेस की कमान संभाली, तो कर्नाटक और तेलंगाना कांग्रेस की झोली में गिरे। आप कह सकते हैं
कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार चली भी गई, मध्य प्रदेश में सत्ता नहीं मिल पाई, लेकिन इसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया जाए पूरी तरह से सच नहीं है। नेता कोशिश करता है, राहुल गांधी और खड़गे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेता के आसपास जो मंडली मौजूद है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का दोष सिर्फ इतना है कि वो अपने आसपास बैठी हुई मंडली को पहचान नहीं पा रहे। आज की तारीख में किसके हाथ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान है? निश्चित तौर पर वो मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या उनका मेहनत रणनीति के साथ मेल खाता हुआ दिख रहा है? स्ट्रेटेजिक तरीके से क्या वो कांग्रेस पार्टी की कमान संभालने के काबिल है? उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में क्या बिहार में कांग्रेस पार्टी की कमान जिनके पास है, उनके बारे में किस तरह की धारणा है? वो पहले राष्ट्रीय जनता दल में थे। लालू यादव अपने एक वीडियो लालू यादव का है जिसमें वो कहते भी हैं कि मेरी वजह से कांग्रेस पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार के अध्यक्ष हैं वो राज्यसभा में बने हुए हैं। वो कांग्रेस पार्टी में रहते हैं, राज्यसभा सांसद रहते हुए एक सहयोगी पार्टी के टिकट पर अपने बेटे को लोकसभा चुनाव लड़ाते हैं। ये कांग्रेस है, और इस तरह की लीडरशिप आप कांग्रेस में देख रहे हैं। कांग्रेस के अंदर आप ये भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, 29 में 28 सीटें कांग्रेस पार्टी हारी, जो सीट बची वो उनके बेटे की सीट थी। पुत्र मोह बहुत ज्यादा हावी है कांग्रेस में। अशोक गहलोत की स्थिति क्या थी? अपने बेटे का चुनाव नहीं बचा पाए। सचिन पायलट की स्थिति क्या है? मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो एक दौर में वो मानेसर तक पहुंच गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आरपीएन सिंह और जतिन प्रसाद चुनाव हार गए, बीजेपी में शामिल हो गए। मिलिंद देवड़ा चुनाव हार गए, बीजेपी के एक सहयोगी दल में शामिल हो गए। अब सवाल उठता है कि संघर्ष जिन्होंने नहीं किया वो लोग पार्टी में हैं और पार्टी के नीति नियंता है, अन्यथा पार्टी इससे बेहतर प्रदर्शन करती। आज की तारीख में आप देखें तो कांग्रेस पार्टी में कौन लोग हावी है? एक तो पुरानी पीढ़ी की बात मैंने कर दी, जरा नई पीढ़ी की भी हालत देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की राजनीति से आए हुए लोग, चाहे वो राहुल गांधी के करीबी हो या प्रियंका गांधी के करीबी हो, भाषण बहुत अच्छा दे देते हैं, लेकिन जहां काम संगठन का होता है, जहां चुनाव लड़ने का होता है, अपने गृह राज्य की सीट से चुनाव लड़ने में उन्हें दिक्कत आती है। इसलिए आती है क्योंकि चुनाव को लड़ना और लड़ाना यूनिवर्सिटी कैंपस की राजनीति से जब पुराने जमाने में लोग आते थे, उसके बाद जमीन पर घिसकर सियासत को जमीन से देखकर चुनाव लड़ने और लड़ाने की कला में पारंगत होते थे। अब आज की तारीख में जो लोग आए हैं वो चुनाव लड़ने के लिए सुरक्षित सीट, कई ऐसे भी हैं जो अलग अलग रंगमंच पर दिखते हैं और रंगमंच पर दिखने के बाद अचानक राज्यसभा में चले जाते हैं, शेरो शायरी कर राज्यसभा में चले जाते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को उनसे कुछ मिल रहा है? शेरो शायरी से भला इस देश में पार्टियां चलती है? कौन सा राजनीतिक दल शेरो शायरी से चलता है? शेरो शायरी से आने वाले लोगों को राज्यसभा या लोकसभा नहीं भेजा जाना चाहिए, यह मैं नहीं कह रहा, निश्चित तौर पर भेजा जाना चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन इस तरह के लोगों को तब एकोमोडेट किया जाता है जब पार्टी के अच्छे दिन हो। उस दौर में एकोमोडेट नहीं किया जाता जब पार्टी जद्दोजहद कर रही हो कि मुख्य विपक्षी दल हम कैसे बने। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल नहीं हो, उस दौर में रंगमंच से जुड़े हुए लोगों को पार्टी आगे बढ़ाए। उस दौर में यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स के बाद दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग जो पहले दूसरी पार्टी में गए चुनाव लड़े, वहां से आ रहे हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, उन्हें एकोमोडेट किया जा रहा है। लेकिन जमीन की राजनीतिक समझ रखने वाले इंदिरा गांधी जैसी दूरदर्शी नेता जिन्हें परख थी कि राजेश पायलट कांग्रेस पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, कईयों को आश्चर्य हुआ, लेकिन उनके पोटेंशियल को पहचाना, क्षमताओं को पहचाना और उनकी क्षमता को पहचान कर उन्हें नेतृत्व दिया गया, सांसद बनाया गया। तारिक अनवर को पहचाना गया, गुलाम नबी आजाद को पहचाना गया, दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत को पहचाना गया, उसी दौर में एस बंगरप्पा को पहचाना गया, तमाम ऐसे चेहरों को पहचाना गया। आज की तारीख में नेतृत्व के पास नए लोगों की पहचान का संकट है। उन राज्यों में ज्यादा मेहनत की जा रही है जहां सहयोगी दलों के रहमो करम पर चुनाव लड़ना है। बिहार में आप देख लीजिएगा, मैं अपने दर्शकों को दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस पार्टी के आधे नेताओं की रुचि इस बात में होगी जो दिल्ली में 24 अकबर रोड की परिक्रमा में लगे रहते हैं, 10 जनपद की
या मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास राजाजी मार्ग की परिक्रमा में लगे रहते हैं, उनकी रुचि किस बात में होगी? उनकी रुचि इस बात में होगी कि अखिलेश यादव के गठबंधन के बूते कौन कौन सी सीटें झटक ली जाए। उनकी रुचि इस बात में होगी कि लालू यादव और नीतीश कुमार के राज में कौन कौन सी सीटें झटक ली जाए, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से कौन कौन सी सीटें झटक ली जाए। इस बात में कोई रुचि दिखाता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा कि मध्य प्रदेश जहां किसी से सीटें झटकने की जरूरत नहीं है, वहां चुनाव कैसे लड़े। राजस्थान और गुजरात में जहां सीटें झटकने की जरूरत नहीं है, वहां चुनाव कैसे लड़े। वहां कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल है। छत्तीसगढ़ में जहां किसी से सीट झटकने की जरूरत नहीं है, वहां चुनाव कैसे लड़े। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपवाद है कि वो अभी भी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को जमाने में लगे हुए हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बदलाव की प्रक्रिया के दरमियान उनकी भी आलोचना होनी चाहिए कि नए लोगों के लिए वो जगह नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन कम से कम वो मेहनत तो कर रहे हैं। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो नीतियों के मोर्चे पर, एजेंडे के मोर्चे पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की शिकार है और इसी गणेश परिक्रमा वाले कल्चर की वजह से शिकार है। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा सॉफ्ट हिंदुत्व हो या धर्मनिरपेक्षता की पुरानी कांग्रेस की रवायत हो, इस अंतर्द्वंद में कांग्रेस 20 सालों से जूझ रही है, 20 सालों से, लेकिन आज तक उसका सॉल्यूशन कांग्रेस नहीं ढूंढ पाई। आज भी दो चार है। धर्मनिरपेक्षता कांग्रेस की पहचान है। राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाने से राम मंदिर का या भगवान राम का अपमान नहीं होता, बल्कि राम मंदिर को लेकर जिस प्रकार से मीडिया भौंडा प्रदर्शन कर रही है और सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग भौंडा प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अक्षम्य है। विरोध इस बात का होना चाहिए, मजबूती से होना चाहिए। तो एक तरफ कोई साधु महात्मा टाइप नेता है, वो पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि क्यों नहीं गए। एक तरफ एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री महोदय हैं, शिमला में बैठे हुए हैं, उन्होंने स्कूल की छुट्टी भाजपा शासित राज्यों को देखते हुए डिक्लेयर कर दी। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री की, बिहार के मुख्यमंत्री की तारीफ करनी होगी कि वो उस एजेंडे के ट्रैप में नहीं आए, वो अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी वो काम कर रही है जो अखिलेश यादव और लालू यादव कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं। जाति की राजनीति, जाति की राजनीति समाजवादी विचारधारा के लोगों को, जनता परिवार के लोगों को सूट करती है। कांग्रेस पार्टी उस जाति की राजनीति में अपनी तरफ से कुछ ऐड करने की बजाय, कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना के मांग, सामाजिक न्याय की मांग, आरक्षण की मांग में अपनी तरफ से कुछ ऐड करने की बजाय उन्हीं के गोल पोस्ट में, उन्हीं के एजेंडे पर जाकर खेल रही है। अब सवाल यह उठता है कि जब वो उन्हीं के एजेंडे पर खेलेगी तो अपने एजेंडे पर खेलने वाली पार्टी को क्यों रखेंगे अपने साथ। हिंदुत्व के एजेंडे पर भाजपा और शिवसेना दोनों खेल रहे थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को किनारे कर दिया, क्यों रखेंगे। वो उनको साथ रख सकते हैं जो उस एजेंडे पर नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि उनके वोट की उनको जरूरत है। वो नीतीश कुमार का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा, क्योंकि वो उनके एजेंडे पर नहीं खेलते। वो कुछ नया जोड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने राज्यों में लड़ने की बजाय और जिन राज्यों में जो मजबूत दल है उनके पीछे मजबूती से खड़े होने की बजाय उनके साथ गुत्थम गुत्था की जो परिस्थितियां बन रही है, इसके पीछे कांग्रेस ही जिम्मेदार है। और यहीं से परिस्थितियां पैदा होती है जहां से कुछ लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दोस्त और शुभचिंतक कांग्रेस पार्टी में मौजूदा दौर में बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी जब तक कांग्रेस के अंदर की परिस्थितियों से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं आएगी, राहुल गांधी जितनी यात्रा कर लें, 50 से बढ़कर 70 सीटें प्राप्त कर सकते हैं, 80 सीटें प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हरा देना इंडिया गठबंधन के बूते संभव है, वो हरा देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ हासिल कर लेंगे, फिलहाल ऐसा बहुत ज्यादा उम्मीद मुझे नहीं लगती, बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगती मुझे। भारतीय जनता पार्टी को हराना, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना, यह बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये इंडिया गठबंधन कर सकता है, हो सकता है कर भी ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या इस प्रक्रिया में कुछ हासिल कर पाएगी? यह सवाल बड़ा है, और इसलिए बड़ा है क्योंकि कांग्रेस इस देश की धमनियों में बहती है, इस देश की सिराओं में बहती है। और जो कांग्रेस इस देश की धमनियों और सिराओं में बहती है, उस कांग्रेस पार्टी के लिए यदि लोकसभा में 3 अंक में सीटें नहीं आए तो नेतृत्व की कमजोरी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने अंदर के सांगठनिक ढांचे में
अकुशल लोगों के बैठे होने की परिस्थितियों को न पहचान पाने की मजबूरी ज्यादा जिम्मेदार है। देखते हैं मजबूरी कब तक बनी रहती है। 15 सालों से ज्यादा हो गए इस मजबूरी को लोगों को देखते हुए, कांग्रेसियों को भी देखते हुए, मीडिया वालों को भी देखते हुए, और आगे कब तक देखना होगा, शायद इसका बेहतर जवाब कांग्रेस के लोगों के पास होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।